हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आज हम कर रहे हैं स्वर संधि। स्वरों के मध्य की संधि स्वर संधि होती है। स्वर संधि में सबसे पहले है दीर्घ, गुण, उसके बाद वृद्धि, यन, आयाति। यहाँ सबसे पहले कर रहे हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ बड़ा, यानी कि अब इसको समझते हैं। देखिए कैसे, जहां पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के आरंभ में एक समान स्वर होते हैं। क्या कहा जा रहा है? पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के आरंभ में एक समान स्वर हो तो उसे दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे देखिए, पूर्व पद के अंत में क्या है? अ या आ, इन दोनों में से कोई भी हो। उत्तर पद के आरंभ में क्या हो? अ या आ, इन दोनों में से कोई भी हो। इन दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखिए, विद्या जमा आल्य। विद्या के द्य में क्या है? आ, ये क्या है? आ, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ, विद्यालय। इसी तरीके से हिम जमा आल्य। हिम के म में क्या है? अ, इधर क्या है? आ, हिमालय बन गया। अब इसको तोड़ते समय देखिए, इसका छेद करते समय देखिए कैसे विद्यालय है। अब देखिए, संधि हमेशा सार्थक शब्दों की होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब ये छेद करेंगे विशेष तौर पे इसे याद रखिएगा। देखिए, जैसे विद्यालय है, विद्यालय में पिलर क्या है? पहले देखिए शब्द में, देखिए पिलर क्या है? आ, यानी कि एक शब्द इधर है, एक शब्द इधर है, और दोनों आपने सार्थक शब्द बनाने हैं। विद्या कोई शब्द नहीं होता, विद्या होता है, विद्यालय किया। इसी तरह अल्ले कोई शब्द नहीं होता, आल्य होता है, आल्य लिख दिया। विद्या जमा आल्य, विद्यालय बन गया। इसी तरीके से हिम जमा आल्य, म में अ है, ये आ है, दोनों मिलकर म से अ लिया, इधर का आ लिया, ये दोनों मिलकर क्या हुआ? आ, तो क्या बना? हिमालय। अब इसका छेद करते समय देखिएगा, हिम जमा आल्य, एक शब्द इस तरफ से, एक शब्द इस तरफ से। यदि आप यहाँ हिमा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमा नाम से कोई शब्द नहीं होता। इसके बाद देखिए, पूर्व पद के अंत में ई हो जमा ई या ई हो तो ई हो जाएगा, यानी कि दीर्घ ई हो जाएगा। जैसे कवि जमा ईशा है। अब में देखिए, व में क्या है? ई, और इधर ही क्या है? ई, ये दोनों ही मिलकर क्या बना? ई, दीर्घ, तो कवीश बना। कवि जमा ईशा, कवीशः। इसके बाद देखिए, मुनि जमा इंद्रः। न में ई है, इधर भी ई है। मुनि जमा इंद्रा, न में भी ई है, इधर भी ई है, मुनिंद्रः बन गया। सार्थक शब्द है, मुनि में यदि न बड़ा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मुनि जमा इंद्रा से मुनिंद्र हुआ। इसी तरीके से ऊ या ऊ, उत्तर पद में भी सेम स्वर हो, एक जैसे स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। जैसे लघु जमा उछवा, घ में क्या है? ऊ है, इधर भी क्या है? ये दोनों मिलकर क्या हुआ? ऊ बना, बड़ा ऊ बना, तो ये दीर्घ हो गया। लघु शब्द री जमा री से, यानी कि दोनों ओर री हो तो दीर्घ री हो जाती है। जैसे मातृ जमा रिद्धि है, त में री है, इधर भी री है, ये दोनों री बनकर क्या हुआ? बड़ी री, यानी कि मातृति। अब ये ध्यान में रखना है कि स्वर सेम हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं समझना कि इधर आ है तो इधर भी आ हो, इधर यानी कि इधर बड़ा है तो इधर भी बड़ा हो, ऐसा नहीं। छोटा आ किससे बना है? आ से ही तो आ बना है, तो दोनों ओर क्या हो? सेम स्वर हो। चाहे इधर अ हो, इधर आ हो, तो भी आ बनेगा। इसी तरीके से इधर छोटी, इधर बड़ी हो, कैसे भी हो तो ई ही बनेगा। ई बना किससे है? छोटी से तो ई बना है। तो इसी तरीके से आपने इस चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे ऊ जमा ऊ है,
इधर छोटा हुआ है या इधर बड़ा हुआ है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ दोनों मिलाकर क्या बनेगा, री बनेगा। इसी तरीके से री जमा री से री ही बनेगा। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, तब आप इसे अच्छे से इसे हल कर सकते हो। केवल विच्छेद करते समय विशेष तौर पे ये ध्यान रखना कि संधि विच्छेद जो होगा सार्थक शब्दों का होगा। संधि हमेशा सार्थक शब्दों की ही होती है। यदि आपका कोई निरर्थक शब्द बनेगा तो समझ लेना आपका ये आंसर गलत है। तो इसके बाद हम करेंगे गुण संधि। अब हम कर रहे हैं गुण संधि। गुण संधि देखिए, गुण संधि में क्या है, पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के आरंभ में ई या ई, तो ये ए हो जाता है। जैसे गण जमा ईशा, आपको पहले ही बताया है संधि हमेशा सार्थक शब्दों की होती है। गण यानी कि समूह, ईशा यानी कि स्वामी। तो ण में क्या है, अ है और ये क्या है, ई। न का अ और ई का ईश का ई लिया तो बना ये गणेश। इसके स्थान पर क्या आया, ए आया। इसके बाद देखिए, जैसे महाजमा ईशा है, महाजमा ईशा, पूर्व पद के अंत में क्या है, आ, उत्तर पद के आरंभ में क्या है, ई। ये आ और ये ई लिया, इसके स्थान पे क्या आएगा, ए, तो क्या बना, महेश। अब इसके बाद देखिए, पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के आरंभ में उ या ऊ, तो ये ओ बनता है। जैसे महाजमा उदय, ह से आ लिया, ऊ से ओ लिया, उदय का ओ लिया, तो क्या बना, महोदय। इसके बाद है नेक्स्ट महाजमा उर्मी। महाजमा उर्मी, महा का आ लिया, उर्मी का उ लिया, इसके स्थान पर क्या आएगा, ओ, तो क्या बना, मोहोर्मी। इस तरीके से आपने बस विच्छेद करते समय ये देखना है कि दोनों ओर जो शब्द वो सार्थक हो। यानी कि गणेश में आपने यहाँ पे गणा लगा दिया, यहाँ ईश का ई छोटा कर दिया, तो ये आपका गलत होगा। मीनिंग होना चाहिए विच्छेद करते समय, मीनिंग नहीं होगा तो समझ लेना आपका आंसर गलत है। जैसे महा ईशः, इन दोनों का अर्थ होता है ये सही है। महाजमा उदय, इन दोनों का भी अर्थ है महोदय बना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि संधि विच्छेद हमेशा सार्थक शब्दों का होता है। संधि हमेशा सार्थक शब्दों की होती है, निरर्थक शब्दों की कभी कोई संधि नहीं होती। इसके बाद है पूर्व पद में अ या आ हो, इधर री हो, तो अर हो जाता है। अ या आ हो, इधर री हो, तो अर हो जाता है। जैसे महाजमा ऋषि, देखिए ये आ है और ऋषि का री है, इसके स्थान पे क्या करना है, अर। जब हमने आ लिया तो हलंत हो गया, तो इसको मिला दीजिए। देखिए कैसे मिलाओ, इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, महर्षि। महर्षि बन गया। इसके बाद है देव जमा रिद्धि, वसे अ लिया, री का री लिया, इन दोनों को मिलाकर जब मैंने अ लिया इससे तो हलंत हो गया,
ये भी, इन दोनों के स्थान पे क्या हुआ, अ हुआ, तो क्या बना, देख लीजिए। इस तरीके से आपने देखना है, विच्छेद करते समय इसके पिलर को देखना, इसका जो पिलर होगा गुण संधि का क्या होगा, ए, ओ और आ। इसके आधार पर आपने इसको विच्छेद में करना, जैसे आपको गणेशा में बताया, इसमें पिलर क्या है, ए, यानी कि दो शब्द बनाने हैं, गण जमा ईशा। इसी तरह महोदय में क्या था, ओ पिलर था, महाजमा होते, ओ पिलर था तो महाजमा होते। देववृद्धि या महर्षि में क्या है, और है पिलर। इस तरीके से आपने गुण संधि के नियमों के अनुसार इस संधि को हल करना है। अब हम कर रहे हैं वृद्धि संधि। देखिए, वृद्धि संधि में पूर्व पद के अंत में अ या आ हो और उत्तर पद के आरंभ में ए या ऐ हो, ये दोनों मिलकर अय बन जाता है। यदि पूर्व पद के अंत में अ है और उत्तर पद में ए या ऐ, इन दोनों में से कोई भी हो तो ये अय बनेगा। इसी तरीके से यदि यहाँ आ है, ए या ऐ उत्तर पद में हो तो अय बनेगा। आप देखिए, इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे अद्य जमा एव है, यहाँ द्य में अ दिखाई दे रहा है सबको, द्य में क्या है, अ, और ये क्या है, ए। द्य का अ लिया और ये लिया, क्या बन गया, अद्येव। यहाँ वृद्धि होगी, क्या वृद्धि हुई, अय, तो अद्येव बन गया। इसी तरीके से देखो, बाला जमा एका, अब बाला में आ है, आ लिया, एका का ए लिया, आ और ए, आई बना, तो क्या बना, बाले का। तो इन दोनों की जगह आई लग गया, उत्तर में बना बाले का। आप देखिए, इसके अतिरिक्त देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में अ या आ है, उत्तर पद के आरंभ में ओ या औ है, तब क्या बनेगा, औ बनेगा। इन दोनों को मिलाकर औ बनेगा। यदि पूर्व पद के आरंभ में आ है या आ है, इसी तरीके से उत्तर पद में ओ या औ है, ये दोनों मिलकर औ ही बनेंगे। जैसे रूप जमा औदार्यम है, प में क्या है, अ, और यहाँ क्या है, औदार्यम में औ, तो क्या बना, रूपोदार्यम। विद्या जमा उत्सुक्यम, इसी तरीके से विद्या का आ लिया है, उत्तर पद में उत्सुक्यम का औ लिया है, ये दोनों मिलकर क्या बना, औ, तो विद्योत्सुकम बना। अब देखिए, अब इसके विच्छेद करते समय क्या देखना है, आपने पिलर देखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, विच्छेद करते समय आप पिलर को देखो, संधि किसकी है, दो या दो से अधिक शब्दों की संधि होती है। तो देखिए, जैसे अद्येव में क्या है, पिलर आई है ना, आई कब बनता है, जब पूर्व पद में अ या आ, ए या आई हो। तो इस तरीके से देखिए आप कर सकते हो। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, जब भी विच्छेद करे तब ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों तरफ के जो शब्द हैं सार्थक होने चाहिए। यदि आप यहाँ गलत शब्द करोगे, द्य में मान लो यहाँ आ डाल दिया, तो ये गलत है, तो निरर्थक हो जाएगा। शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए। सार्थक क्या, जिसका कोई अर्थ बने। अब बाला है, बाला जमा एका, बाले का हो गया। इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं यण संधि। देखिए, यण संधि में क्या है, पूर्व पद के अंत में ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, या वी हो, और उत्तर पद के आरंभ में कोई असमान स्वर हो। असमान स्वर यानी कि अनमैच स्वर। यदि इधर ई है या ई है, इधर ई ना हो। यदि ई होगा तो आपको पता है ये दीर्घ संधि हो जाएगी। इधर ई है, इधर ऊ हो जाए, वी हो जाए, आ हो जाए, कोई भी अनमैच स्वर हो जाए, यानी कि पूर्व पद के अंत से मेल ना खाए ऐसा स्वर हो। उत्तर पद में कोई भी असमान स्वर हो तो देखिए, ई को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। ऊ को क्या होगा, व होगा। री को क्या होगा, र। यहाँ देख लीजिए, य व र हलंत वाले होंगे, मूल व्यंजन होंगे, स्वर रहित, य व र। एक बार दोबारा देख लीजिए,
पूर्व पद के अंत में ई उ री, इसके बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को य, उ को व, री को र हो जाता है। तो देखिए हम इसे आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि जमा अपी है। आप देखिए पूर्व पद के अंत में क्या है? ई है। उत्तर पद में क्या है? अ। अब इस ई के स्थान पे य कर दीजिए। जब मैंने ई के स्थान पे य किया तो यहाँ द हलंत वाला हो गया, क्योंकि द से स्वर ले लिया। तो यद्य जमा य जमा अपि, यहाँ पीछे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यद्य जमा य जमा अपि बना यद्यपि। द और य मिलकर यहाँ य बनता है। इसके बाद देखिए अनुजमा अय है। ये उ है, ये अ है, अन्वय स्वर है, मेल खाते स्वर नहीं है। तो इस उ की जगह आपने क्या करना है? वह कर दिया। जब उ लिया तो यहाँ न हलंत वाला हो गया। तो अन जमा व जमा अय, अन्वय। पितृ जमा आ गया। यहाँ री है, यहाँ आ है, अन्वय स्वर है। तो इस री की जगह आप र कर दीजिए। पीछे वाला एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं करना। पित जमा र जमा आ गया तो क्या बना? पित्र आ गया। अब ये ध्यान में आपने रखना है कि जब असमान स्वर होगा तो यहाँ यण संधि होगी। ई को य, उ को व, री को र। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्योंकि आगे अय आदि संधि भी होगी, उसमें आपने कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। क्यों? देखिए जब य व र से पहले, जब य व र से पहले कोई स्वर नहीं दिखे तो समझ लीजिएगा यण संधि है। अब देखिए कैसे। यहाँ द्य है, द्य है, य से पहले स्वर नहीं है, द है, तो इस प्रकार यहाँ यण संधि। इसी तरीके से व से पहले क्या है? न, आधा है, स्वर नहीं है, तो यण संधि। यदि यहाँ स्वर होगा य व से पहले, य व से पहले यदि कोई स्वर होगा तो ये आयादी संधि में होगा, वो आप आगे देखेंगे। तो ये आपने इस पहचान के तौर पे आपने ध्यान में रखना है। य व से पहले जब कोई स्वर ना हो तो ये संधि करेंगे, यण संधि। अब आप कर रहे हैं अयादी संधि। देखिए अयादी संधि में क्या होता है? पूर्व पद के अंत में ए, आई, ओ, औ हो और उत्तर पद के आरंभ में कोई भी असमान स्वर यानी कि अन्वय स्वर हो। तब ए को अय, आई को आए, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। दोबारा देखिए पूर्व पद के अंत में ए, आई, ओ, औ हो, उत्तर पद में कोई असमान स्वर हो, तब ए को अय, आई को आए, ओ को अव, औ को आव हो जाता है। जैसे ने जमा अनम, देखिए ए है, ए के बाद क्या है? अ, अन्वय स्वर है, असमान स्वर है। तो इस ए के स्थान पर आपने क्या करना है? आय लगा देना है। जब न से ए लिया, न हलंत वाला हो गया, तो न जमा आय जमा अनम, क्या बना? नयनम। इसी तरीके से आगे देखिए नई जमा इका। आप देखिए आई के बाद क्या है? ई, अन्वय स्वर है। इस आई की जगह क्या करना है? आपने आय लगा देना है। न जमा आय जमा इका, नायिका। आगे देखिए पो जमा अनम, इस ओ के बाद क्या है? अ, अन्वय स्वर। इस ओ की जगह क्या करना है? आपने अब लगा देना है। जैसे ओ लिया, प में हलंत, प जमा अव जमा अनम, बना क्या? पवनम। आगे देखिए ढऊ जमा अनम, औ के बाद क्या है? असमान स्वर।
इस औ की जगह क्या करना है, आपने आव लगाना है। तो देखिए, ध जमा आव जमा अनम, जैसे ही स्वर लिया ध से ध आधा, ध जमा आव जमा अनम धावनम। इस प्रकार आप अ आदि संधि को कर सकते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास य से पहले अ है, य से पहले अ है तो ए लगेगा, य से पहले आ है तो ऐ लगेगा, व से पहले अ है, व से पहले अ तो ओ लगेगा, व से पहले आ है तो औ लगेगा। इन उदाहरणों के माध्यम से आप जान सकते हो। यदि य व से पहले कोई स्वर नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था, तब यन संधि काम करेगी। तो इसी प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से स्वर संधि के बारे में जाना। आपको स्वर संधि के वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।